फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज का ये सेशन मेरे क्लास 11th के रॉक स्टार्स के लिए है। आपको पता ही है कि फिलहाल हमारा चैप्टर चल रहा है सोशल जस्टिस। आज के क्लास में हम उसी चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो अगर कोई यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है और वो सोच रहा है कि चलो पार्ट 2 तो मिल गया, सोशल जस्टिस का पार्ट 1 दीदी ने कहाँ पे कराया है, तो आप इसी चैनल पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ, पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 देखो एंड उसके बाद आप पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटीज के अमेजिंग वीडियोस लाने वाली हूँ। चलो, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सोशल जस्टिस पार्ट 2। आधा चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, अब बस आधा और बच रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। तो ये यहाँ पे हमारे जॉन रॉल हैं एंड जॉन रॉल एक थियरी लेकर आए थे जिसके मदद के थ्रू आप जस्टिस को और अच्छे से समझ पाओगे। तो उसी थियरी को आज हम समझने वाले हैं। तो जॉन रॉल ने एक चीज कही कि अगर एक इंसान से पूछा जाए कि वो सोसाइटी में कौन से पोजीशन में रहना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है वो इंसान बोलेगा कि मुझे प्रिविलेज्ड पोजीशन में रहना है। ठीक है, जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सबको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद होगा, है ना? आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोसाइटी में 3 हिस्से थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, है ना? तो इसमें से फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट की जिंदगी तो एकदम बढ़िया चल रही थी। थर्ड एस्टेट के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। तो आप इसे कुछ इस तरीके से सोचो कि अगर आप किसी रैंडम इंसान से पूछो और बोलो कि भाई मैं टाइम ट्रैवल करके तुम्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भेज रहा हूं, ठीक है, तो तुम इनमें से कौन से सोसाइटी का पार्ट बनना चाहोगे? तो जाहिर सी बात है वो इंसान क्या बोलेगा, मुझे फर्स्ट या सेकेंड एस्टेट का पार्ट बनना है, क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। तो यही चीज जॉन रॉल ने समझाया कि अगर आप किसी इंसान से पूछोगे ना कि वो सोसाइटी में किस टाइप की पोजीशन चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इंसान बोलेगा कि मुझे प्रिविलेज्ड पोजीशन चाहिए, मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए जहां पर मेरा फायदा हो रहा हो। और ऐसा सोचने में कुछ गलत भी नहीं है। अगर आप इसी चीज को थोड़ा और प्रैक्टिकली सोचो, तो अगर किसी पेरेंट से पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप की पोजीशन में रहना चाहोगे सोसाइटी में, तो अगर कोई पेरेंट है, मम्मी है, पापा है, तो वो जाहिर सी बात है वो पूरे फैमिली के बारे में सोचेंगे, वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए वो चाहेंगे कि उन्हें एक ऐसी सिचुएशन मिले जहां वो अपना ध्यान रख पाए, अपने बच्चों का भी ध्यान रख पाए। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और वो सोसाइटी में एक ऐसा हिस्सा बनना चाहते हैं, सोसाइटी के एक ऐसे कम्युनिटी में जाना चाहते हैं जहां पर उन्हें फायदा मिले, है ना? तो जॉन रॉल ने बोला कि अगर आप इन टाइप के लोगों से सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने जाते हो, तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपने कम्युनिटी के लिए ही अच्छे अच्छे रूल्स बनाएंगे, है ना? तो अगर आप किसी इंसान से सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने को बोलोगे, तो वो इंसान क्या करेगा, वो अपने कम्युनिटी के लिए बढ़िया बढ़िया रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमंस अक्सर अपने आप को, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पर ऐसा करना जस्टिस तो नहीं है ना? ये करना जस्टिस तो नहीं है कि हम सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए अच्छे अच्छे रूल्स और रेगुलेशन बनाते जाएं और बाकी लोगों के बारे में हम सोचे ही ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस चीज का सॉल्यूशन हमें दिया जॉन रॉल ने। जॉन रॉल ने अपने थियरी में इस चीज का हमें एक सॉल्यूशन दिया। जॉन रॉल कहते हैं कि जब भी आप सोसाइटी के लिए रूल्स बनाओ या कुछ बनाओ, आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहना चाहिए। वेल का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, और इग्नोरेंस मतलब एक ऐसा स्टेट जहां आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जब आप रूल्स बनाओ ना सोसाइटी के लिए, तो आपको ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि आपको पता ही नहीं कि सोसाइटी में आप किस हिस्से में हो, आप अपर कास्ट में हो, लोअर कास्ट में हो, या आप रिच हो, आप पुअर हो, या आप फर्स्ट एस्टेट में हो, सेकंड एस्टेट में हो, थर्ड एस्टेट में हो। भूल जाओ ये सब। ऐसे सोचो कि आप एक पर्दे के पीछे छुपे हुए हो और कल को आप थर्ड एस्टेट के भी मेंबर बन सकते हो, कल को आप फर्स्ट एस्टेट के भी मेंबर बन सकते हो, कल को आप सेकंड एस्टेट के भी मेंबर बन सकते हो। तो एक इग्नोरेंस में जियो, ये भूल जाओ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है,
और ऐसे सोचो कि आप सोसाइटी में किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हो कल को। तो अगर हम ऐसा सोचना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हम सब के लिए अच्छे अच्छे रूल्स बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम कि हम सिर्फ अपने कम्युनिटी के ऊपर फोकस करें, हम सब के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अगेन फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जांपल उठाते हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की सोसाइटी है, आप इस सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो। ठीक है, पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के बाद याद रखना, मैं आपको इसी सोसाइटी में भेज दूंगी रहने के लिए, और मैं आपको ये नहीं बता रही कि इस सोसाइटी में आप फर्स्ट एस्टेट में रहोगे, सेकंड एस्टेट में रहोगे या थर्ड एस्टेट में रहोगे, वो सरप्राइज है। तो ऐसे में आप कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे, आप ऐसे रूल्स बनाओगे जिससे फर्स्ट को भी फायदा हो, सेकंड को भी फायदा हो, थर्ड को भी फायदा हो, सब बराबर हो। क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कल को आप सोसाइटी के कौन से कम्युनिटी में पहुंच जाओगे। तो यही जॉन रॉल का पूरा थियरी है। इसमें वेल ऑफ इग्नोरेंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जॉन रॉल कहते हैं कि हमें एक इग्नोरेंस के स्टेट में रहकर सोसाइटी के लिए रूल्स बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम सोसाइटी के वर्स्ट ऑफ लोगों के बारे में सोचेंगे। वर्स्ट ऑफ मतलब अगर मैं आपसे इस टाइप की सिचुएशन दूं तभी आप थर्ड एस्टेट के बारे में सोचोगे कि यार कल को तो मैं थर्ड एस्टेट में भी पहुंच सकती हूँ, मुझे थर्ड एस्टेट के लिए भी अच्छे कानून बनाने हैं। तो जॉन रॉल कहते हैं कि जब हम इग्नोरेंस में रहते हैं ना, तभी हम सोसाइटी में सबसे वर्स्ट ऑफ, जो सबसे ज्यादा परेशान है, उनके बारे में हम सोचना चालू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जॉन रॉल कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में जब हम रहते हैं तो हम सबके लिए अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार सबको रिसोर्सेज मिले, सबको पढ़ाई मिले, सबको हेल्थ मिले, सबको घर मिले। हम ये भेदभाव करना छोड़ देते हैं कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन किस कम्युनिटी का है। हम सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना चालू कर देते हैं। पर ऑफ कोर्स ये थियरी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है ना, कि भूल जाते हैं, पर्दे के पीछे रहेंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस करेंगे, है ना। पर ऑब्वियसली इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों से कि वो अचानक से अपनी आइडेंटिटी भूल जाए और इग्नोरेंस में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। आपको पता है काइंडनेस ना नेचुरली ह्यूमंस के अंदर आता ही नहीं है ना। लोग सेल्फिश होते हैं बाय नेचर, पर काइंडनेस बहुत कम आपको देखने को मिलती है। इसीलिए जब भी हमें कोई काइंड इंसान दिखता है, जैसे मदर टेरेसा जैसा कोई इंसान दिखता है जो दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों के लिए जीता है, तो हम उन्हें एक हीरो लाइक फिगर की तरह देखते हैं कि इस इंसान में तो काइंडनेस है, ये बाकी इंसानों के बस की बात नहीं है, ये तो एक हीरो है। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट करना कि सब लोग आराम से वेल ऑफ इग्नोरेंस को मान लें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि काइंडनेस लोगों के अंदर उतनी जल्दी आता नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन निकाला हमारे जॉन रॉल ने। ठीक है, रॉल ने क्या कहा कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का ये जो पूरा थियरी है ना, इसमें मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि यार तुम लोग काइंड तरीके से सोचो, मैं तुम लोगों से बस ये बोल रहा हूं कि तुम लोग रैशनल तरीके से सोचो। ठीक है, रैशनल मतलब लॉजिकल। ठीक है, तो जॉन रॉल बोल रहे हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का ये जो फंडा है, इसमें हम तुमसे ये नहीं बोल रहे कि यार काइंड बन जाओ, भगवान की तरह सोचो, मदर टेरेसा की तरह सोचो, नहीं, ये सब नहीं बोला जा रहा। आपसे बोला जा रहा है कि यार रैशनल तरीके से सोचो, लॉजिकल तरीके से सोचो, सोसाइटी में सबको बराबर होना चाहिए, बस वही एक लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉन रॉल के थियरी का, कि वो रैशनल होने के लिए कह रहे हैं हमें। ठीक है, तो जब हम लोग रैशनल तरीके से सोचते हैं तो क्या होता है, हम सोसाइटी एज अ होल देखते हैं। ठीक है, पूरे सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। हम वर्स्ट ऑफ लोगों के बारे में तो सोचते ही हैं कि जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे परेशान हैं, उनकी मदद करो, पर साथ ही साथ हम पूरे सोसाइटी के बारे में सोचते हैं जब हम लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहां पर मैं अंडरलाइन कर रही हूं, आप लोग भी ध्यान दो। जॉन रॉल ने क्या बोला कि इनकी जो पूरी थियरी है ये बेनोवलेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये जेनरोसिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये रैशनल एक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बेनोवलेंस जेनरोसिटी का मतलब होता है काइंड होना। तो जॉन रॉल कह रहे हैं कि भाई मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि तुम काइंड हो जाओ, भगवान बन जाओ। ठीक है, काइंडनेस एक्सपेक्ट ही नहीं करते जॉन रॉल ह्यूमन से। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि काइंड होना सबके बस की बात नहीं होती।
बहुत अलग टाइप के जो लोग होते हैं उन्हीं के अंदर काइंडनेस होता है। तो काइंड होना सबके बस की बात नहीं होती। तो जॉन रॉल बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें काइंड बनने को बोल ही नहीं रहा, तुम लोग सिर्फ रैशनल हो जाओ, बस लॉजिकल तरीके से सोचो कि सोसाइटी में सबका भला होना चाहिए, सब लोग इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो एक और तरीका इसे बोलने का क्या होगा कि रॉल बोलते हैं कि मोरालिटी के ऊपर ध्यान मत दो, रैशनैलिटी के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मोरालिटी मतलब हमारे दिल में एक जो आवाज होती है ना कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, इसे हम मोरालिटी कहते हैं। काइंडनेस के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो रॉल्स कह रहे हैं कि मोरालिटी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा लोगों से, मोरालिटी मत लाओ, तुम लोग बस रैशनल हो जाओ। ठीक है, रैशनल मतलब लॉजिकल हो जाओ, साइंटिफिक तरीके से सोचो। ठीक है, तो जॉन रॉल का ये मानना है कि अगर लोग बस इतना कर लें तो हमारी सोसाइटी में जस्टिस आ जाएगा। और जॉन रॉल की पूरी थ्योरी को अगर आप अच्छे से समझ लो तो आप जस्टिस को भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। यहां तक कूल है। ठीक है, ये अभी जो हमने जॉन रॉल वाला टॉपिक करा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में ही ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से चलाकर सुन लो, पर ये अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। कूल है यहाँ तक सबको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परस्यूइंग सोशल जस्टिस। परस्यूइंग सोशल जस्टिस में आपको क्या बताया जा रहा है? ठीक है, तो अक्सर सोसाइटी में क्या होता है, एक बहुत गहरा डिवीजन होता है। जैसे अगर हम इंडिया के सोसाइटी के बारे में बात करें तो कुछ लोग इंडिया में बहुत ज्यादा रिच हैं, ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग इंडिया में बहुत ज्यादा गरीब है। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हमारे सोसाइटी में रिच एंड पुअर के बीच में ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है। जो रिच लोग होते हैं उनके हाथ में पैसा होता है, तो वो सारे रिसोर्सेस खरीद के अपने पास रख लेते हैं, फिर वो सोसाइटी में पावरफुल बन जाते हैं। और जो पुअर लोग होते हैं उनके हाथ में कोई रिसोर्स नहीं जाते, तो उनके हाथ में पावर नहीं जा पाता। टाइम के साथ ये रिच और पुअर का गैप बढ़ता रहता है, और अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि सोसाइटी में जस्टिस नहीं है। ठीक है, तो एक सोसाइटी में क्या होना चाहिए, रिच एंड पुअर के बीच में गैप कम होना चाहिए। ठीक है, देखो जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि सबकी सेम सैलरी हो, सब एकदम डिट्टो सेम बन जाए। ठीक है, पर हाँ जस्टिस का मतलब ये होता है कि लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। ए की सैलरी क्या है, 10 लाख है। ठीक है, बी की सैलरी क्या है, 500 है, और सी की सैलरी क्या है, 10 रुपीज है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, आपको दिख रहा है ना, रिच और पुअर के बीच में कुछ ज्यादा ही फर्क है। तो ये जस्टिस नहीं है। ठीक है, पर मैं ये भी नहीं कह रही कि यार सबको 10 लाख 10 लाख 10 लाख पकड़ा दो, नहीं। जस्टिस का मतलब है कि सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, और रिच और पुअर के बीच में इतना ज्यादा गैप ना हो। तो अगर एक सोसाइटी में मान लो 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ए की सैलरी 100 है, बी की सैलरी 95 है, सी की सैलरी 90 है, तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं है इन लोगों के बीच में। पर अक्सर जब रिच एंड पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है तो हम उसे बिल्कुल जस्टिस नहीं कहते हैं। ठीक है, तो जस्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। बराबर अपॉर्चुनिटी मतलब सबको कुछ मिनिमम कंडीशंस तो मिलनी ही चाहिए सोसाइटी में। ये मिनिमम कंडीशंस क्या है कि यार तुम सबको हेल्थ दो, ठीक है, सबको एक सिक्योर लाइफ दो, सबको पढ़ाई दो, सबको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पास मौका है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं अपने टैलेंट को ग्रो करने के लिए। इतना ही है। अगर तुम ये एक सोसाइटी में लोगों को दे पाओ तो ये इट इज वेरी क्लोज टू जस्टिस। ठीक है, अब ये मिनिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? जैसे हमने बोला ना, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, सिक्योरिटी, ये कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है कि मिनिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। वैसे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें बता देती है कि मिनिमम कंडीशंस क्या है। बाकी कंट्री की गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है। इन जनरल हम मानते हैं कि मिनिमम कंडीशंस क्या है। मिनिमम कंडीशंस हैं कि लोग हेल्दी रहें,
ठीक है, लोगों के पास घर हो, लोगों के पास साफ पानी हो, पढ़ाई करने का उन्हें मौका मिले, एक मिनिमम वेज, एक मिनिमम उन्हें सैलरी मिले, इन सारी चीजों को हम बेसिक कंडीशन कहते हैं। और अक्सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि सोसाइटी में सारे लोगों को ये मिनिमम कंडीशन मिले। पर ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ना, पर उतना ज्यादा आसान ये है नहीं, क्योंकि आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि इतने सारे फैसिलिटीज को देने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। जैसे अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में सोचो, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, तो अगर गवर्नमेंट हर एक गरीब इंसान को घर, पानी, एजुकेशन, हेल्थ देने की कोशिश करेगी तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं बचेगा, ठीक है। पर हाँ, दैट बीइंग सेड, ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अफोर्डेबल रेट में सबको ये सारी अपॉर्चुनिटीज देना। बट ऑफ कोर्स ये बोलना आसान है, इसे सही में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड अक्सर क्या होता है, लोग इस चीज को लेकर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं कि क्या मेथड होना चाहिए लोगों को बराबर ट्रीटमेंट देने का, ठीक है, हम ये मिनिमम कंडीशंस अचीव कैसे करें, क्या मेथड होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसे लेकर लोग अक्सर लड़ते रहते हैं, ठीक है, डिबेट्स करते रहते हैं। एक और डिबेट जो कि हमारे सोसाइटी में फिलहाल चल रहा है, उस डिबेट के बारे में समझते हैं। उस डिबेट में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फ्री मार्केट बेटर है या क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन बेटर है, ठीक है। तो रिसेंटली हमारे सोसाइटी में एक डिबेट चल रही है कि क्या फ्री मार्केट बेटर है या क्या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बेटर है। अब हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो कि फ्री मार्केट क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होता है, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए सुनते जाओ, नेक्स्ट टॉपिक में हम यही समझ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब समझते हैं। फ्री मार्केट मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मार्केट जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो अपने मर्जी से काम कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हें परेशान नहीं कर रही, इसे हम फ्री मार्केट कहते हैं, ठीक है। स्टेट इंटरवेंशन का क्या मतलब है, एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठी, गवर्नमेंट ने ऐसे छोड़ नहीं रखा कि प्राइवेट को जो करना है करने दो, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो इन दोनों स्ट्रैटेजीज में से बेटर कौन सा है, ये आर्ग्यूमेंट आपको समझा रखा, ठीक है। तो जो भी लोग फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें पसंद नहीं है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहे, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से प्रॉफिट्स को बांटना चाहते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि गवर्नमेंट बीच में बोले, ठीक है। तो फ्री मार्केट सपोर्टर्स ऐसा बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज, फ्री मार्केट के लोग क्या बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तो फ्री मार्केट में क्या होगा, जिनके अंदर टैलेंट है, ठीक है, जो लोग बहुत टैलेंटेड है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो बढ़िया मार्केट से कमा लेंगे, ठीक है, उनको बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा। और ऐसे लोग जिनमें टैलेंट नहीं है, ठीक है, जिनमें पोटेंशियल नहीं है, वो नहीं कमा पाएंगे। तो फ्री मार्केट सपोर्टर्स बोलते हैं कि फ्री मार्केट का क्या फायदा है कि मार्केट में जस्टिस है, अगर तुम में टैलेंट है तो तुम जीत जाओगे, तुम्हें फायदा मिलेगा, अगर तुम में टैलेंट नहीं है तो तुम बिजनेस नहीं चला पाओगे, तुम्हें लॉस होगा। तो फ्री मार्केट के लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ टैलेंट पे खेल रहे हैं, जो लोग टैलेंटेड है उन्हें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। पर आज के टाइम पे ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये बोलना चालू कर दिया कि फ्री मार्केट तो ठीक है पर हमें थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा ये चाहिए कि गवर्नमेंट भी बीच में घुस के चीजों को रेगुलेट करे। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मार्केट तो फ्रीली चला लेंगे पर हमें गवर्नमेंट की जरूरत है ये देखने के लिए कि सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, ठीक है। तो कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, ठीक है। ये लोग ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उसी के थ्रू, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही सबको हेल्थ केयर मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए और ये सारी चीजें मिल जाए, बेसिक रिक्वायरमेंट सबको मिल जाए। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं कि फ्री मार्केट सही है। कुछ कुछ लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि फ्री मार्केट में भी हमें कुछ कुछ गवर्नमेंट के हेल्प की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे अगर कोई सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल में जा रहा है तो गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। ठीक है, उनके लिए सेपरेट क्यू बनवा सकती है। तो कुछ कुछ लोगों को प्रमोट करने में, कुछ कुछ लोगों को हेल्प करने में कभी कभी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ऐसा कुछ लोगों ने बोलना चालू कर दिया है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो फ्री मार्केट रहती है, फ्री मार्केट में सिर्फ बिजनेस देखा जाता है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आप मैन हो, वुमेन हो, आप ओल्ड हो, क्या हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जीत जाओगे, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप नहीं जीत पाओगे। इतना सा ही फंडा है मार्केट का, ये आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट, फ्री मार्केट का ना एक और फायदा है, जब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो हमें ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कल को अगर आप मार्केट जाते हो कुछ भी खरीदने, ठीक है, चिप्स खरीदने या राइस खरीदने के लिए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, अलग अलग ब्रांड्स, 10-15 ब्रांड्स दिख जाएंगी। हो सकता है मार्केट जाके आप खुद कंफ्यूज हो जाओ कि यार कौन से चिप्स खरीदे जाएं। ठीक है, तो ये एक फ्री मार्केट का फायदा है कि हमको चॉइसेस बहुत ज्यादा मिलती हैं, जितनी सारी कंपनीज उतनी ज्यादा चॉइसेस हमें मिलेंगी। ओके, चलो अब थोड़े से नुकसान के बारे में डिस्कस करते हैं। जो लोग फ्री मार्केट के खिलाफ बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि फ्री मार्केट में प्राइवेट जो भी कंपनीज हैं वो अफोर्डेबल नहीं होती। ठीक है, अफोर्डेबल का मतलब आपने खुद भी देखा होगा, खुद भी नोटिस करा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और चीजों का अफोर्डेबल होना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे जरूरी है ना। क्या फायदा 10-15 हॉस्पिटल्स खोल लेने का अगर वहां पे हम जा ही नहीं पा रहे, वहां पे हम पैसे ही नहीं भर पा रहे, वो उतने ज्यादा कॉस्टली हैं। तो लोग कहते हैं कि फ्री मार्केट तो ठीक है पर वो अफोर्डेबल नहीं होता, इसीलिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये बहुत चीप होते हैं, ये अफोर्डेबल होते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग क्या कहते हैं कि फ्री मार्केट के साथ एक चीज तो है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक चीज तो है कि इनकी क्वालिटी बढ़िया रहती है ना। ये आपने खुद भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अगली बार कभी कभी नोटिस करना। अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ तो मे बी आप क्वालिटी से उतना इंप्रेस ना हो। तो आपको बताया जा रहा है कि जो फ्री मार्केट है उनका क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छा होता है, पर ये लोग प्राइवेट कंपनीज क्या करते हैं, प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये कॉस्टली बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, फ्री मार्केट की एक बुराई करी जा रही है, फ्री मार्केट के बारे में बोला जा रहा है कि फ्री मार्केट का ना टारगेट ऑडियंस रिच लोग होते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज ऐसे ऑपरेट करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी रिच हैं हम उनकी मदद करेंगे, गरीब लोगों के लिए हम कोई सर्विस नहीं लाएंगे। ठीक है, तो ये लोग फ्री मार्केट के लोग, प्राइवेट कंपनीज के लोग रिच लोगों को टारगेट करते हैं एंड गरीब लोगों के बारे में ये नहीं सोचते। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि बीच बीच में गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और गवर्नमेंट भी हमारी मदद करे ताकि सर्विसेज अफोर्डेबल हो जाए। नेक्स्ट, आपको बताया जा रहा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे अभी हमने फ्री मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में एक डिबेट देखा, तो आपको समझाया जा रहा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस टाइप के डिबेट्स बहुत नेचुरल हैं। ठीक है, लोग अक्सर अलग अलग टॉपिक्स को लेकर ऐसे डिबेट करते रहते हैं और पॉलिटिक्स में बहुत नॉर्मल सी चीज है कि हम लोग नेगोशिएशन करें, डिसएग्रीमेंट करें, ताकि हम अपने कंट्रीज के लिए, अपने रिस्पेक्टिव सोसाइटी के लिए बेस्ट पॉलिसी बना पाए। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री परफेक्ट नहीं है, हमारे कंट्री में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, पर हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इन सारी इनइक्वालिटी को कम करने की। एंड ऑफ कोर्स इस पूरे चैप्टर में आपने जस्टिस के अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझा,
तो इन प्रिंसिपल्स की वजह से अब आप जस्टिस को थोड़ा और अच्छे से समझने लगे होंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो अब ये कन्फेटी टाइम है, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी क्लैपिंग कर लो, पैट योर बैक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने एक और बहुत ही लेंदी चैप्टर निपटा दिया है। पर भागो मत, मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आप लोगों के लिए। तो एक तो मैं तुम लोगों के लिए हसल सीरीज लेकर आ रही हूँ अगस्त 25 से लेकर अगस्त 31, जिनमें बिल्कुल फ्री क्लासेस होगी। इन फ्री क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। इन फ्री क्लासेस में हम लोग मैराथन करेंगे, क्विज करेंगे और पॉलिटी के बुक 1 एंड बुक 2 का आधा आधा सिलेबस निपटा देंगे। तो तुम्हारे हाफ ईयरली की टेंशन मत लेना, हाफ ईयरली में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था आपका, इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जस्टिस वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर है कि पुरानी एंशिएंट इंडिया में हम लोग जस्टिस को मानते थे कि जस्टिस का मतलब है मेंटेनिंग धर्म। और मैंने कहा था जो बच्चे फास्टेस्ट आंसर देंगे उनके लिए आज के क्लास में क्लैपिंग होगी। तो फास्टेस्ट आंसर दिया है एक स्टूडेंट ने जिसका नाम नहीं है, पर वेरी गुड। और ओम प्रकाश और अन्वेषा, तो सब लोग इन स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग कर दो। गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप लोग कभी मेरे फ्री लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल की कम्युनिटी या फिर हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और कोड है अनुष्या। आप ही लोगों के डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट करे हैं ह्यूमैनिटीज के, जहां पर मैं आप लोगों को क्लास 11th, क्लास 12th और CUET की नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करा रही हूं। तो अगर आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो इन बैचेस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ, सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स के साथ इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा अनुष्या। तो अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, कोड यूज करना अनुष्या, ताकि आप लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स मिले। एंड ऑफ कोर्स टेलीग्राम को सब ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, तो इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दूंगी। ठीक है, तो सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट्स भी आते हैं और हर एक क्लास का अपडेट भी आता है कि अब लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, अब ये क्लास है, वो क्लास है। तो टेलीग्राम को सब ज्वाइन कर लेना। चलो बच्चों, तो आज मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ऑफ कोर्स शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। और सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को बताओ कि अनुष्या दीदी इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज पढ़ा रही हैं। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।